हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं जीओसी या जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये बिल्कुल बेसिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और केवीपीवाई के क्वेश्चन पेपर में अराउंड 25% क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस चैप्टर से। मतलब ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर के बिना आपको आगे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने में भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो हम लोग थोड़ा डिटेल में इसे कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट का। इंडक्टिव इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से अराइज होता है। हम लोग ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर एक कार्बन एटम है जिससे एक फ्लोरीन एटम जुड़ा हुआ है। हमें पता है कि फ्लोरीन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन क्या करेगा, इन दोनों के बीच के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। इससे इस कार्बन पे एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पूरा पॉजिटिव चार्ज नहीं क्योंकि ये बॉन्डेड है, लेकिन एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्योंकि थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन की कमी इसमें हो गई है। अगर इस कार्बन से जुड़ा एक और कार्बन हो तो इस कार्बन पर भी थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा, हम कह सकते हैं, और इस कार्बन से भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ज़्यादा खिंचाव रखेगा फ्लोरीन की तरफ एज कंपेयर टू दिस इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन से दूर हो गया है, तो फ्लोरीन जितना अपने पास वाले इलेक्ट्रॉन को खींचेगा उससे कम वो खिंचाव या फिर अट्रैक्शन लगा पाएगा अपने से दूर वाले इलेक्ट्रॉन पे। इसीलिए ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस के साथ कम होते जाता है। ये बात याद रखने वाली है कि इंडक्टिव इफेक्ट आने पे जो जितना ज़्यादा डिस्टेंट कार्बन होता है इंडक्टिव इफेक्ट कॉज करने वाले एटम से, वो कार्बन उतना कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनता है या उस कार्बन से उतने कम इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं या उस कार्बन को उतना ही कम इंडक्टिव इफेक्ट का अपने ऊपर प्रभाव या फिर इफेक्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर हम लोग दो तरह के इंडक्टिव इफेक्ट्स की बात करते हैं, माइनस आई और प्लस आई। माइनस एक सिंबल का यूज यहाँ पर इसीलिए किया जाता है ताकि इलेक्ट्रॉन के हमारे सिस्टम से निकलने को रिप्रेजेंट किया जा सके। मतलब मान लीजिए हमारा ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड था जिसके बारे में हम लोग शुरू से बात कर रहे हैं। इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड से जब इलेक्ट्रॉन को खींच कर कोई बाहर ले जाए तो उसे माइनस इफेक्ट कहा, माइनस आई या माइनस एम, या फिर आगे हम लोग माइनस एच भी पढ़ेंगे। तो माइनस जब भी आपको देखने को मिले तो उसका मतलब यही है कि इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड से इलेक्ट्रॉन्स को कोई एटम या कोई ग्रुप खींचकर बाहर ले जा रहा है। इसी तरह प्लस आई इफेक्ट के तब अराइज होता है जब कोई उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड में कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड कर दे। ऐसा भी कभी कभी देखने को मिलता है। तो हम लोग देखते हैं कि माइनस आई और प्लस आई कौन कौन से एटम्स या ग्रुप्स कॉज करते हैं। माइनस आई इफेक्ट का जो सबसे बड़ा कॉज करने वाला होता है वो होता है NF3+, फिर NR3+, NH3+। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और ये जो ग्रुप्स हैं ये सारे माइनस आई इफेक्ट कॉज करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर रेफरेंस के लिए रखा गया है। ये दिखाता है कि हाइड्रोजन के मुकाबले जो बाकी ग्रुप्स या एटम्स हैं वो माइनस आई इफेक्ट कितना ज़्यादा कॉज करते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं प्लस आई इफेक्ट की तरफ। प्लस आई इफेक्ट तब शो होता है जब हमारे कार्बन को कोई दूसरा ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने लगे। इससे क्या होता है, इस कार्बन पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अगर इस कार्बन से कोई दूसरा कार्बन जुड़ा है तो इस कार्बन को भी कुछ पार्ट ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। ऐसे ही ये भी डिस्टेंस के साथ कम होते जाता है और इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड में बाहर से इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं। प्लस आई इफेक्ट कॉज करने वाले जो एजेंट्स होते हैं वो हैं आर ग्रुप, जिसे हम ब्रॉडली कहते हैं। ये तब होता है जब कार्बन हाइड्रोकार्बन वाला कोई ग्रुप, मिथाइल जैसे ग्रुप्स जुड़े हुए होते हैं हमारी मेन कार्बन से जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इसके साथ ही हमें पता है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। तो ये याद रखने वाली चीज़ है कि Ct3 का जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो CD3 से ज़्यादा और CD3 का CH3 से ज़्यादा होता है।
इसके जो कॉज हैं वो आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे आगे चलकर। अभी हम लोग बेसिक फैक्ट्स कवर करने की जल्दी से कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए आप बस इन चीज़ों को याद रख लें कि कौन से ग्रुप्स -I शो करते हैं और कौन से ग्रुप्स +I शो करते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में। रेजोनेंस के बारे में आपने केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में थोड़ा पढ़ा था। तो रेजोनेंस इन 6 सिस्टम्स में, या फिर 5 की मैंने यहाँ पर बात की, इन 5 सिस्टम्स में बेसिकली हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला है, अगर एक डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और फिर एक वेकेंट ऑर्बिटल आ जाए तो उस केस में रेजोनेंस होता है। अगर एक डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर आ जाए तो उस केस में रेजोनेंस होता है। एक डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उस केस में भी रेजोनेंस होता है। एक डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आ जाए तो उस केस में भी रेजोनेंस होता है। इसके साथ ही बैक बॉन्ड के बारे में आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा और मैं आपने आगे वाले लेक्चर्स में भी इसके बारे में बात करूंगा। तो बैक बॉन्डिंग के केस में भी हमें रेजोनेंस जैसे इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि स्टेबिलिटी कैसे हम लोग जज करें रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की। तो इसके बारे में हम लोग बॉन्डिंग में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं, लेकिन मैंने यहां पर भी शॉर्ट में जो पॉइंट्स हमें कंसिडर करने हैं उनके बारे में देख लिया है। तो सबसे पहले, किसी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में कितने पाई बॉन्ड्स हैं ये डिसाइड करेगा कि वो कितना ज्यादा स्टेबल या अनस्टेबल है। मोर द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, मोर स्टेबल इज द स्ट्रक्चर। मतलब अगर हमारे पास 2 ऐसे रिंग्स हैं, एक में मान लीजिए 2 बॉन्ड बना है और एक में 3, तो यहां पर जैसा हम लोग देख सकते हैं कि 3 पाई बॉन्ड्स होने के कारण यहां ज्यादा रेजोनेंस होगा और ये स्टेबिलिटी में ज्यादा होगा इस 2 बॉन्ड वाले से। ऐसे ही आगे, कंप्लीट ऑक्टेट फॉर ऑल एटम्स, जैसा हम लोग जानते हैं कंप्लीट ऑक्टेट स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है किसी भी एटम को, तो एक कंप्लीट ऑक्टेट होना जरूरी है। नो चार्ज सेपरेशन, इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा ग्रुप है जिसमें पाई बॉन्ड है और दूसरा ग्रुप हमारे पास ऐसा आ जाता है जिसमें, एक मिनट, इस एग्जांपल को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए, एक ग्रुप ऐसा है जिसमें पाई बॉन्ड है और दूसरा ग्रुप हमारे पास आ जाता है जिसमें बीच में पाई बॉन्ड हो, एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ चार्ज डेवलप हो गया पाई बॉन्ड के बदले। हमने ये बॉन्डिंग में पढ़ा है कि किस तरह से हम लोग अलग अलग रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं, तो उसी का ये एक डिटेल एग्जाम्पल है कि कैसे यहाँ पर चार्ज डेवलप हो गया। तो इस चार्ज के डेवलपमेंट के कारण स्टेबिलिटी कम हो जाती है उस एटम की या फिर उस ग्रुप की एज अ होल। यहां पर एक और हम लोग चीज देख सकते हैं कि पाई बॉन्ड्स यहां पर 2 थे और यहां पर एक ही पाई बॉन्ड है, तो आप इस फैक्टर से भी कंपेयर कर सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा नीचे वाले स्ट्रक्चर के मुकाबले। आगे हम लोग देखते हैं नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जैसा कि आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, फ्लोरीन, ऑक्सीजन जैसे जो एटम्स होते हैं वो सब काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो अगर उनके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज हो तो वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू अगर वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर हो। इसका एग्जांपल हम लोग ऐसे लेते हैं, मान लीजिए कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है 2 केसेस में। यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अगले एग्जांपल में कार्बन के ऊपर नेगेटिव है और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव है। तो यहां पर ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज है। तो हमें इन चीजों को कंसिडरेशन में लेना है जब हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी की बात करें। तो अगला हम लोग देखते हैं अनलाइक चार्जेस क्लोज और लाइक चार्जेस फार। ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं और लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं एक दूसरे को। इसी के बेसिस पर हम लोग स्टेबिलिटी भी डिसाइड कर सकते हैं। मान लीजिए यहां पर एक एग्जाम्पल में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, इस कार्बन के ऊपर भी पॉजिटिव है और दूसरे एग्जाम्पल में दोनों के बीच में एक न्यूट्रल कार्बन एटम है, मतलब यहां पे डिस्टेंस बढ़ गया। तो ये ज्यादा स्टेबल होगा ऊपर वाले के मुकाबले क्योंकि यहां लाइक चार्जेस फार हैं एज कंपेयर टू दिस। ऐसे ही एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लें कि 2 कार्बन है, एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव और यहां पर 3 कार्बन है, एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव। यहां पर डिस्टेंस बढ़ जाने के कारण ये लेस स्टेबल हो जाता है ऊपर वाले के मुकाबले क्योंकि यहां पर हमें अनलाइक चार्जेस दिए गए हैं और अनलाइक चार्जेस जितने पास होंगे
उतना ही बेटर होगा स्टेबिलिटी के लिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं फ्राइज रूल। फ्राइज रूल क्या कहता है कि जितने ज़्यादा बेंजॉइड रिंग्स होंगे एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर में, उतना ही स्टेबल वो स्ट्रक्चर होगा। बेंजॉइड रिंग्स हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर के अंदर बेंजीन जैसे दिखने वाले जितने ज़्यादा रिंग्स होते हैं उन्हें ही बेंजॉइड रिंग्स कहा जाता है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इस वाले लेफ्ट साइड वाले में 2 बेंजीन जैसे रिंग्स बने हुए हैं, जबकि राइट साइड में जो है उसमें एक तो बेंजीन रिंग है, लेकिन दूसरे में उस तरह का रेजोनेंस नहीं है कि उसे बेंजीन कहा जाए। तो यहाँ पर पहला वाला ज़्यादा स्टेबल होगा दूसरे वाले के मुकाबले। अब ये हुआ कि हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को कंपेयर कैसे करें स्टेबिलिटी पर। आगे हम लोग बढ़ते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। रेजोनेंस में एक और चीज़ यहाँ पर छूट गई कि प्लस एम इफेक्ट ऐसे ग्रुप्स शो करते हैं जिनके पास एक लोन पेयर होता है। लोन पेयर वाले ग्रुप्स प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं, और डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और वेकेंट ऑर्बिटल वाले ग्रुप्स माइनस एम शो करते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करते हैं सिस्टम से जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं थर्ड इफेक्ट की तरफ, जिसे हाइपर कॉन्जुगेशन कहा जाता है। हाइपर कॉन्जुगेशन अल्फा हाइड्रोजन्स की प्रेजेंस के बेसिस पर होता है। sp3 कार्बन्स पर जब ये प्रेजेंट होते हैं तब हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट देखने को मिलता है। ये स्टेबिलिटी ऑफ sp2 कार्बन्स ऑफ कार्बोकटायन, फ्री रेडिकल और एल्कीन्स के कंपैरिजन में हेल्प करता है। आपको क्वेश्चंस दिया जाएगा, इसके बेसिस पर हम लोग क्वेश्चंस आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन को लगाना है, किस तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन को आइडेंटिफाई करना है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करने वाले जो ग्रुप्स हैं उनमें CH3, CD3 और CT3 की बात फिर से आती है। जैसा आपने याद किया होगा कि प्लस आई इफेक्ट शो करने में ये ऑर्डर उल्टा था, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन CH3 ज़्यादा शो करता है, फिर CD3 और फिर CT3। ये याद रखने वाली चीज़ है। और माइनस H इफेक्ट, माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट CX3 शो करते हैं। यहाँ पर X हैं हैलोजन एटम्स, जैसे CF3, CCl3, CBr3। इन तरह के जो ग्रुप्स होते हैं वो लोग माइनस H इफेक्ट शो करते हैं। अभी के लिए आप याद कर लें कि प्लस M इफेक्ट मतलब रेजोनेंस इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है। ये याद रखने वाली चीज़ इसीलिए है क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस में इन्हें अप्लाई करना होता है, और उन क्वेश्चंस में हमें स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए और अलग अलग एप्लीकेशंस लगाने के लिए आएगा, तो हमें इन इफेक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी उन कंपैरिजंस को करने में। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ब्रेड रूल करके एक रूल होता है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। जब भी एक बाईसाइक्लो कंपाउंड होता है, बाईसाइक्लो कंपाउंड ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक इस तरफ से साइकिल बन रहा है और एक इस तरफ से साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है। आप थोड़ा क्लैरिटी में अगर देखना चाहें तो एक साइकिल इस तरह से हमने कंप्लीट किया और दूसरा साइकिल भी हम लोग एक ऐसा कंप्लीट कर लें तो इसे बाईसाइक्लो कंपाउंड कहेंगे। इसमें जो ये वाला ग्रुप होता है, ये बीच वाला, इसे ब्रिजिंग ग्रुप कहा जाता है। इसमें मौजूद कार्बन्स को ब्रिजिंग कार्बन्स कहा जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और ये वाला जो पोजीशन है, ये इसे ब्रिज हेड कहा जाता है। इसी ब्रिज हेड कार्बन पर ब्रेड रूल कहता है कि इस ब्रिज हेड कार्बन को sp2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके कारण काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आ सकती है उस स्ट्रक्चर में। जैसा हमने देखा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन दिख रहा है इस स्ट्रक्चर में, मतलब इस स्ट्रक्चर को अगर हम लोग बनाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा रिपल्शन होगा बॉन्ड पेयर, और अगर लोन पेयर वहाँ प्रेजेंट हो तो लोन पेयर के बीच में। इसीलिए इसको sp2 नहीं होना चाहिए। sp2 नहीं होने का मतलब है कि उस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, फ्री रेडिकल नहीं होगा और पाई बॉन्ड नहीं होगा। तो आप याद रखें कि मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में ऐसा कोई स्ट्रक्चर दे दिया जाए और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बन रहा हो, तो ये स्ट्रक्चर आप सिरे से मना कर देंगे, ये स्ट्रक्चर कभी भी नहीं बनेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और 1/, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के प्रोपोर्शनल होता है। जैसा हम लोग जानते हैं, हाइड्रोजनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड करके उसे रिड्यूस किया जाता है, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं। तो एल्कीन्स में क्या देखा जाता है कि इस बॉन्ड को, ये जो डबल बॉन्ड है, इसे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया जाता है।
इसीलिए जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड्स होंगे उतनी ज़्यादा ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा। इसके साथ ही अगर ये पहले से स्टेबल है तो इसके पास कोई इंसेंटिव नहीं है इसके पास जाने के लिए। इसीलिए जो स्टेबलाइज्ड, आपने थर्मोडायनेमिक्स में इसके बारे में पढ़ा है कि अगर कोई चीज़ पहले ही स्टेबल हो तो उसे नीचे आने में अगर कम एनर्जी निकल रही, मतलब उसे नीचे आने में कम एनर्जी निकलेगी। लेकिन अगर कोई चीज़ बहुत अनस्टेबल हो तो वो जब स्टेबलाइज होगी तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो वही यहाँ पर दिखाया गया है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एक एनर्जी रिलीज की तरह हम लोग देख सकते हैं कि जब हम लोग उसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं और उसे रिड्यूस करते हैं तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी की। आगे हम लोग बढ़े हीट ऑफ कंबशन। तो हीट ऑफ कंबशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कार्बन्स के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। तो स्टेबिलिटी वाला तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी चीज़ को यहाँ से यहाँ आना है तो ज़्यादा एनर्जी निकलेगी उसके अंदर से, और अगर किसी को यहाँ से यहाँ आना है तो कम एनर्जी निकलेगी उससे। तो इसीलिए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। आगे हम लोग बढ़ते हैं, एसिड बेस इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड टुवर्ड्स वीकर एसिड। आपको ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है, ये आपको कई जगहों पर हेल्प करेगा कि जो एसिड बेस इक्विलिब्रियम होता है, ये आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा है कि कैसे जब एक एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो ये लोग जो रिएक्शन करते हैं उसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो इक्विलिब्रियम में होता है एसिड और बेस के। तो ये याद रखने के साथ आपको याद रखना है कि अगर प्रोडक्ट साइड में एक वीक एसिड बन रहा है तो ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी, लेकिन अगर प्रोडक्ट साइड में एक स्ट्रॉन्ग एसिड बनता है तो यही रिएक्शन पीछे की तरफ टेंड कर जाती है। अगला हम लोग बढ़ते हैं एरोमेटिसिटी की तरफ। एरोमेटिसिटी भी जीओसी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और इससे भी कई सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। एरोमेटिसिटी एक कंडीशन है जो कि अराइज करती है अगर एक साइक्लिक रिंग है, उसमें सभी एटम्स कॉन्जुगेटेड हैं और उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो 4n+2 होता है। जैसा हम लोग जानते हैं, हमने बॉन्डिंग में भी बनाया था कि बेंजीन को इस तरह से तो रिप्रेजेंट करते ही हैं, साथ ही इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है क्योंकि इसके सभी एटम्स कॉन्जुगेशन में होते हैं। और हम लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 6 को हम लोग 4×1+2 लिख सकते हैं, मतलब बेंजीन एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर है। ऐसे ही एंटी एरोमेटिक एक स्ट्रक्चर होता है जब यही सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हों लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो 4n रह जाए। हम लोग यहाँ स्क्वायर में हम लोग ऐसा बनाकर देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4 को हम लोग 4×1 लिख सकते हैं। तो ऐसे केस में एक एंटी एरोमेटिक स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि बहुत ही अनस्टेबल होता है। जैसा हम लोग ऊपर बात किए थे कि कैसे अलग अलग इफेक्ट करते हैं किसी भी कंपाउंड या ग्रुप की स्टेबिलिटी को, वैसे ही एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी भी इसे इफेक्ट करता है। यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ ये है कि एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल होता है नॉन एरोमेटिक से और नॉन एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल होता है एंटी एरोमेटिक से। नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के बीच का डिफरेंस समझना काफ़ी ज़रूरी है। ये स्ट्रक्चर अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ दें तो ये एक नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर हम लोग इसको इस तरह से बना दें तो ये एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर बन जाता है। वैसे ही ये स्ट्रक्चर एक नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर है क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन नहीं है, लेकिन अगर हम लोग इसमें ऐसे पाई बॉन्ड्स ऐड कर देते हैं तो ये एक एंटी एरोमेटिक स्ट्रक्चर बन जाता है। आगे हम लोग देखें कि बेंजीन रिंग में किस पोजीशन को क्या बुलाया जाता है। तो मान लीजिए ये बेंजीन रिंग है जिसमें एक ग्रुप जुड़ा हुआ है इस जगह पर, तो इस ग्रुप से जो सटा हुआ प्लेस होता है उसे ऑर्थो कहा जाता है, जो सेकेंड पोजीशन वाली होती है उसे मेटा कहा जाता है और जो इसके ऑपोजिट होता है उसे पैरा कहा जाता है। इसके साथ ही कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स के स्पेशल नाम होते हैं जो कॉमन नेम होते हैं। इसे बेंजीन कहा जाता है। अगर ऐसे 2 रिंग्स होते हैं तो इन्हें नेफ्थलीन कहा जाता है। ऐसे 3 रिंग्स हों और दो इनमें से 2 बेंजॉइड हों जबकि एक नॉन बेंजॉइड है तो इसे एंथ्रेसीन कहते हैं। और अगर तीनों रिंग्स बेंजॉइड हों तो इसे फिनेंथ्रीन कहते हैं। यहाँ पर हम लोग ऊपर जो हमने रूल सीखा था उसे अप्लाई करते हैं तो यहाँ 3 बेंजॉइड रिंग्स हैं जबकि यहाँ 2 बेंजॉइड रिंग्स हैं। तो ये एक ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है इसके मुकाबले।
आगे हम लोग देखें कार्बोकटायन। कार्बोकटायन तब बनता है जब कार्बन पर एक कटायन आ जाए, मतलब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जब लग जाता है तो उसे कार्बोकटायन बुलाते हैं। कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करते हैं, तो आप समझिए कोई नेगेटिव चीज है, अगर उस नेगेटिव चीज में और नेगेटिव ऐड करेंगे तो वो ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगी। वैसे ही कोई पॉजिटिव चीज है तो उसे और पॉजिटिव चीजें देते जाएंगे तो वो भी अनस्टेबल हो जाएगा। हमारी दुनिया में सारी चीजें न्यूट्रलिटी की तरफ बढ़ना पसंद करती हैं, यही इसे भी यहाँ पर लगाना है। मान लीजिए ये कोई लाइन है, यहाँ पर हम लोग नेगेटिव चीजें रख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव चीजें रख रहे हैं, तो कोई भी कंपाउंड चाहेगा कि वो स्टेबल हो जाए तो स्टेबिलिटी के लिए सभी चीजें इस 0 पॉइंट की तरफ बढ़ना चाहती हैं। यही कॉन्सेप्ट बेसिक है जिसे हमें अप्लाई करना है जीओसी के हर क्वेश्चन में। अब देखिए, मान लीजिए कहीं पर कोई पॉजिटिव चार्ज बनता है कार्बोकटायन के फॉर्म में। हमें इस पॉजिटिव चार्ज को जितना हो सके स्टेबलाइज करने की ज़रूरत है और इसके लिए हमें इसे इलेक्ट्रॉन देना है। हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो इसे जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा ये उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पर आ जाता है हमने जो इफेक्ट्स पढ़े थे ऊपर में, वो कार्बोकटायन को स्टेबलाइज करने के लिए हमें प्लस इफेक्ट्स चाहिए होते हैं। जैसा हम लोग जानते हैं कि प्लस M सबसे स्ट्रॉन्ग, प्लस H और फिर प्लस I, तो इन कार्बोकटायंस को हमें इलेक्ट्रॉन्स देने हैं। यहाँ पर मैंने वर्ल्ड के सबसे जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायंस हैं उनकी लिस्ट दी है। अगर ये कार्बोकटायन कहीं बन रहे हैं तो डेफिनेटली वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे। यहाँ सबसे पहला आता है ये 7 रिंग वाला स्ट्रक्चर। हम लोग जानते हैं कि यहाँ 1 2 3 4 और 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब यहाँ एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर भी बन रहा है। सिमिलरली ये एक 3 रिंग के बाहर एक एक्स्ट्रा कार्बन और उस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, ये भी काफ़ी स्टेबल स्ट्रक्चर होता है क्योंकि यहाँ पर एक अलग तरह का रेजोनेंस होता है जिसे डांसिंग रेजोनेंस कहा जाता है। ये इस तरह से दिखता है और यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करती है, इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है। वैसे ही यहाँ पर देखिए कि इसे 3 तरफ से प्लस आई इफेक्ट मिल रहा है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। और अगला बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसमें रेजोनेंस काफ़ी ज़्यादा हो रही है और ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। आगे हम लोग बढ़ते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ की तरफ। एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर होता है कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को देखते हुए। कॉन्जुगेट बेस के बारे में हमने इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे ब्रॉन्स्टेड लाउरी कॉन्सेप्ट में अगर हम लोग किसी कंपाउंड से H हटा देते हैं तो जो आयन बचता है या फिर कभी कभी कोई ग्रुप बचता है तो उसे कॉन्जुगेट बेस कहा जाता है पहले कंपाउंड का। वही चीज़ हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ OH है, तो यहाँ से H अगर निकाल दिया जाए तो O- बचता है। जैसा मैंने आपको बताया, इस दुनिया में सभी चीज़ें न्यूट्रलिटी की तरफ बढ़ना चाहती हैं, तो ये कंपाउंड में या इस आयन में हम लोग कहें तो इस आयन में अगर हम लोग इस नेगेटिव चार्ज को कम कर सकें, अगर हम इस नेगेटिव चार्ज को 0 की तरफ ले जा सकें तो ये कंपाउंड या ये आयन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया था NO2 ग्रुप -I इफेक्ट शो कर रहा था। इसके साथ ही NO2 में इस तरह का स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पर पाई बॉन्ड होता है। इस पाई बॉन्ड के कारण NO2 -M इफेक्ट भी शो करता है। इस -M और -I के कॉम्बिनेशन से NO2 एक काफ़ी अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन जाता है। जैसा मैंने आपको बताया था, माइनस इफेक्ट्स विड्रॉ करने वाले इफेक्ट्स को बताते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर हमारे सिस्टम के बाहर जा रहा है तो उसे माइनस इफेक्ट का नाम दिया जाता है और NO2 एक काफ़ी अच्छा विड्रॉइंग ग्रुप माना जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि पहले वाले में 3 NO2 ग्रुप्स लगे हैं, दूसरे में 2 और तीसरे में सिर्फ 1। तो 3 NO2 ग्रुप्स के कारण यहाँ सबसे ज़्यादा न्यूट्रलिटी आने के चांसेस हैं, उससे कम यहाँ पर और सबसे कम इसमें। इसीलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल ये, उससे कम स्टेबल ये और सबसे कम स्टेबल ये। इसी के बेसिस पर हम लोग ऊपर एसिडिक स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर लिखते हैं। इक्विलिब्रियम वाली चीज़ों को मैं थोड़ा सा रिवाइज कराने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास कोई कंपाउंड है HA, ये ब्रेक डाउन कर जाता है H+ और A- में। तो A- जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, ये इक्विलिब्रियम उतना ज़्यादा आगे की तरफ शिफ्टेड होगा और जितना ज़्यादा ये आगे की तरफ शिफ्टेड होगा उतना ही ज़्यादा
H प्लस आयंस रिलीज करेगा ये अपने मीडियम में, और जितना ज़्यादा H प्लस एटम रिलीज करेगा, H प्लस आयन रिलीज करेगा, उतना ही बेहतर ये एसिड बन जाएगा और उतनी ही ज़्यादा इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं किसी भी कंपाउंड में। आगे हम लोग बढ़ते हैं आइसोमरिज्म की तरफ। आइसोमरिज्म डायरेक्टली जीओसी का पार्ट नहीं है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं केवीपीवाई में। इससे मेजरली जो क्वेश्चंस आएंगे वो ये होंगे, आपको दो कंपाउंड्स दे दिए जाएंगे और आपको आइसोमरिज्म रिकॉग्नाइज करने के लिए दिया जाएगा। तो आइसोमरिज्म हम लोग सबसे पहले दो तरीके के आइसोमर्स डिफाइन करते हैं, जिसमें पहला है स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल के भी कई सारे टाइप्स हैं। सबसे पहला है चेन आइसोमर। चेन आइसोमर तब बनता है जब चेन की स्ट्रक्चर को हम लोग बदल देते हैं। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल जाएगा, यहाँ पहली बार एक स्ट्रेट चेन है जिसमें यहाँ पर OH लगा हुआ है, जबकि दूसरी बार यहाँ चेन ब्रांच्ड हो गई है, मतलब यहाँ पर एक ब्रांच लगा दिया गया है इस कार्बन पे। तो सारे कंपाउंड का फॉर्मूला हम कह सकते हैं कि सेम है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ भी 1 2 3 4 5 और यहाँ भी 1 2 3 4 5 कार्बन्स हैं। यहाँ भी एक OH ग्रुप, यहाँ एक OH ग्रुप, और जो हाइड्रोजन के नंबर्स हैं आप काउंट कर सकते हैं, इक्वल होते हैं। तो आइसोमरिज्म की यही पहचान होती है कि सेम कंपाउंड के फॉर्मूले के लिए हम दो अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स जहाँ पर लिखें उसे स्ट्रक्चरल आइसोमर कहा जाता है। और उसी का एक फॉर्म है चेन आइसोमर, जहाँ पर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हम दो अलग अलग चेन्स बना सकते हैं और उस चेन में जो सारे कंपाउंड्स के सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, बल्कि और उस चेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। आगे हम लोग इसी में बढ़े पोजीशन। तो पोजीशन में आप यहाँ देख सकते हैं कि चेन यहाँ पर सेम है। यहाँ एक बेंजीन रिंग है, लेकिन यहाँ क्लोरीन एटम्स की पोजीशन बदली हुई है। पहले में दोनों क्लोरीन एटम्स साथ में जुड़े हुए हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, इस क्लोरीन एटम को हम लोग अगर ग्रुप ले लें तो इसके ऑर्थो पोजीशन पर दूसरा क्लोरीन एटम जुड़ा हुआ है, जबकि इस कंपाउंड में यहाँ पर क्लोरीन को अगर हम लोग ग्रुप माने तो इसके मेटा पोजीशन पर दूसरा क्लोरीन जुड़ा है, मतलब 1 2 3rd पोजीशन पर। ये एक एग्जाम्पल है पोजीशन आइसोमर का, जहाँ पर पोजीशन बदल दी जाती है दोनों ग्रुप्स की एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अलग अलग कंपाउंड्स बनाने के लिए। अगला है फंक्शनल आइसोमर। तो फंक्शनल आइसोमर तब बनता है जब ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हों जिन्हें आगे और पीछे से अटैच कर दिया जाए तो उनके केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, पहले में C ट्रिपल बॉन्ड N है, जबकि दूसरे में NC है। मतलब यहाँ पर जो ग्रुप होगा वो पहले वाले में कार्बन से जुड़ा है, जबकि दूसरे वाले में ये ग्रुप नाइट्रोजन से जुड़ा है। तो इस पूरे का फॉर्मूला तो सेम ही होगा, क्योंकि CN और NC सेम ही फॉर्मूले पर होते हैं, लेकिन इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो अलग होती हैं। हमने IUPAC में पढ़ा है कि कैसे इन्हें साइनाइड और आइसोसाइनाइड ग्रुप कहा जाता है। तो आइसो इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि वो आइसो आता है आइसोमर से। आगे हम लोग देखें मेटामरिज्म। मेटामरिज्म तब देखा जाता है जब डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप हों, मतलब ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स जिनमें दो तरफ से चीज़ें जोड़ी जा सकें। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है मेटामरिज्म का कि यहाँ पर OCO जो ग्रुप है, ये जैसा हम लोग जानते हैं एक डाइवेलेंट ग्रुप है। पहले वाले में ये ऑक्सीजन नीचे C डबल बॉन्ड C और H के H से जुड़ा हुआ है, जबकि दूसरे वाले में ये O CH3 से जुड़ा हुआ है। पहले वाले में ये CO CH3 से जुड़ा है, जबकि दूसरे वाले में ये CO C डबल बॉन्ड C और बाकी H कंपाउंड से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग तरह से इन्हें जोड़कर हम एक आइसोमर बना सकते हैं, और इसी आइसोमरिज्म को मेटामरिज्म का नाम दिया जाता है। अगला है रिंग चेन आइसोमर। तो रिंग चेन आइसोमर तब देखी जाती है जब हम एक ही कंपाउंड के फॉर्मूले को एक बार रिंग बनाकर और एक बार चेन बनाकर लिख सकें। जैसा कि हम लोग जानते हैं ये एक एल्कीन है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो C4H8। सेम चीज़ इस रिंग के साथ भी है। इस रिंग में जैसा हम लोग देख सकते हैं कि 4 कार्बन एटम्स हैं और इस चारों पर 2-2 हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे वैलेंसी पूरा करने के लिए। तो इसका भी फॉर्मूला C4H8 ही है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि सेम फॉर्मूला होते हुए भी
एक कंपाउंड में चेन बना हुआ है जबकि दूसरे कंपाउंड में रिंग बनी हुई है। अगला है टॉटोमरिज्म। टॉटोमरिज्म एक अलग तरह का आइसोमर है, इसके बारे में आप लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग इसको बहुत बेसिक फॉर्म में कवर कर लेते हैं। आपको पता है, आपने अगर आयुपैक को थोड़ा डिटेल में पढ़ा होगा तो कीटोन और इनॉल किसे कहते हैं। तो कीटोन एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें एक कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन जुड़ा होता है और दोनों तरफ से ग्रुप्स लगे होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, इसे कीटोन कहा जाता है। इनॉल कहा जाता है जब एक कार्बन है, इसके बगल में ईन है और इसके साथ जुड़ा हुआ एक OH है, मतलब ओल। तो अल्कोहल और ईन से, एल्कीन के ईन से मिलकर ये वर्ड बना है इनॉल। तो टॉटोमरिज्म में क्या होता है कि जनरली ये देखा जाता है कि कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होता है। तो जब भी आपको इस तरह का फॉर्म बनता दिखे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कीटो में, क्योंकि कीटो ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। तो यही आपको करना है कि जब भी आपके पास क्वेश्चन में ऐसा कोई ग्रुप बन जाए जिसमें आपके पास एक ईन है और एक ऑल है, तो इसको आप चुपचाप कन्वर्ट कर दीजिएगा RCR और डबल बॉन्ड O में। ज़्यादातर केसेस में ये चल जाता है। कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जहाँ पर इनॉल ज़्यादा स्टेबल हो जाता है कीटो से, तो वैसे आपको स्पेसिफिक केसेस नहीं पूछेगा और पूछने के चांसेस काफ़ी कम है। तो आप उसे थोड़ा फर्दर स्टडी जब आप करेंगे तो उस समय पढ़ सकते हैं। अगला हम लोग बढ़ते हैं स्पेस टॉटोमरिज्म पे। स्पेस टॉटोमरिज्म थोड़ा एक एक्सटेंडेड फॉर्म है टॉटोमरिज्म का। इसमें क्या होता है कि ज़रूरी नहीं, जैसा हमने देखा था कि पहले क्या हो रहा था कि ईन और ओल साथ ही में थे और पास ही में थे, लेकिन यहाँ पर आपके लिए वो होना ज़रूरी नहीं है। अगर इस तरह से भी कोई ग्रुप हो तो ये कन्वर्ट कर जाता है इस तरह के एरोमेटिक रिंग में। जैसा मैंने आपको बताया था, एरोमेटिसिटी एक काफ़ी स्टेबल चीज़ है और एरोमेटिसिटी आने के कारण अच्छे अच्छे कंपाउंड उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं और काफ़ी स्टेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी वही देखा जाता है कि यहाँ पर पहले जैसा हम लोग देख सकते हैं एक कीटोन बना हुआ था। जैसा हम देख सकते हैं कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और दोनों तरफ R जुड़ा हुआ है, ये कन्वर्ट हो गया एक अल्कोहल में, मोर स्पेसिफिकली हम लोग बोलें तो फिनॉल में, जिसमें एक एरोमेटिक रिंग है और एक OH ग्रुप इससे जुड़ा हुआ है और ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, हम लोग कह सकते हैं पहले कंपाउंड से। लेकिन इसमें दिक्कतें भी आ सकती हैं अगर इस पोजीशन पर यहाँ हाइड्रोजन न हो। तो इस पोजीशन पर अगर हाइड्रोजन नहीं होगा तो ये कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस ऑक्सीजन से जुड़ने के लिए इसे एक हाइड्रोजन की ज़रूरत है और ये हाइड्रोजन इस कंपाउंड में नहीं है। इसी की वजह से ये स्पेस टॉटोमरिज्म नहीं हो सकता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो स्पेसिफिकली यही एग्जाम्पल पूछेगा, ये काफ़ी कॉमन है। या फिर अगर आपसे थोड़ा डिफिकल्ट कर दे क्वेश्चन को तो इसी को एक बार और बेंजीन रिंग में डाल देगा और उसके बाद आपसे पूछेगा कि बताइए इसमें ऐसा होगा या नहीं। तो आपको सिंपली दो तरह से, मतलब दो बार एरोमेटिसिटी लानी है और उस दोनों एरोमेटिसिटी को यूज़ करते हुए बस जो कीटोन का ऑक्सीजन होगा उसमें जाकर H को जोड़ देना है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगले तरह का आइसोमरिज्म होता है ज्योमेट्रिकल, जिसमें ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल जो कि स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर आते हैं। तो स्टीरियो आइसोमर्स समझने के लिए आपको काफ़ी डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आइसोमरिज्म की। वो हम लोग इस चैप्टर में ज़्यादा कवर करेंगे नहीं और आपसे पूछेगा भी नहीं इस स्टेज पर इतना ज़्यादा आइसोमरिज्म के बारे में। तो आप बेसिकली समझ लीजिए ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का एक एग्जाम्पल सिस और ट्रांसफॉर्म को क्या कहा जाता है, किसे क्या। तो अगर सेम ग्रुप सेम साइड पर हो तो उसे सिस आइसोमर कहा जाता है, जबकि सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड पर हो तो उसे ट्रांस आइसोमर कहा जाता है। आप इसका एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए C के साथ यहाँ R और R डैश है, लेकिन इस तरफ दोनों H है, तो इसे सिस कहा जाएगा क्योंकि दोनों H सेम साइड पर हैं। और अगर यहाँ R डैश हो और H हो तो यहाँ आप चिंतित मत होइएगा कि R डैश और R अलग अलग ग्रुप हैं। यहाँ आप H को रेफरेंस मानकर इसे ट्रांस कह सकते हैं। तो ये बेसिकली याद रखने वाली चीज़ें हैं स्टीरियो आइसोमर्स में। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एक काफ़ी डिटेल्ड और वास्ट सिलेबस है और आप उसके बारे में आगे चलकर पढ़ेंगे। KVPY एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है उसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाती। आप बेसिक अगर कवर करके अपना चलेंगे तो
उसके ज़्यादातर क्वेश्चंस बन जाने चाहिए। हम लोग इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस को लेकर कुछ और सेशंस ले लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।